तो क्या ये आपकी फ्यूचर में भी होता होगा कि फ्यूचर के लिए भी होता है कि आपकी कितनी शादियाँ होंगी, आपके कितने रिलेशनशिप्स रहेंगे, आपके कितने बच्चे होंगे, पास्ट लाइफ में कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं आपके। तो ये सब चीज़ें हाथ की रेखाओं में रहती हैं आपकी, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द डेस्टिनी इज़। तो शादी और बच्चों वाला तो शायद हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बता दिया 2 नंबर वाले लॉयल होते हैं, वो छोड़ देते हैं इसलिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट से गई हूँ जो मुझे लगता है कि जहाँ पे डॉक्टर्स ने, थेरेपिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने होप छोड़ दी थी और कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वहाँ पे मैंने वो चीज़ें उनको गलत प्रूफ करके दिखाई हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करते, बट हम एक बार देखना चाहते हैं कि होता क्या है। लोगों को ये बहुत वो लगती है ना कि ऐसा कौन सा इंसान है जो हमारे बारे में बता रहा है ऐसे बिना जाने, जो टेस्ट करने आते हैं, लेकिन उसके बाद वो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स बन जाते हैं। भाग्यांक इज जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हो, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, ओके। मंथ का एंड ईयर, जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हो, इसको जब आप एक सिंगल डिजिट में लेके आते हो। कई बार हम लोगों ने मूवीज़ में ही देखा है इस तरह की चीज़ें, कि कभी कोई बाबा के सामने अगर हम लोग अपना हाथ लेकर के जाएँ, तो वो हम लोग की कुछ इस तरह की बातें बता देते हैं जो शायद पब्लिकली कभी किसी को पता भी नहीं है, पता चल भी नहीं सकती थी। बट वो बता देते हैं कि तुम्हारे साथ उस दिन ऐसा हुआ था, उस डेट को, या फिर उस टाइम पे ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। क्या ये भी सच है? अगर अभी मैं आपका हाथ देखूँ तो मैं भी ये चीज़ बता सकती हूँ कि आपके कितने एक्सीडेंट्स या कितनी चीज़ें हुई थी पास्ट लाइफ में। तो बस कैसे ये डिफाइन होता है कि कौन सी चीज़ कुंडली में या फिर पहले से लिखी हुई है, और कौन सी चीज़ हमें मेहनत करने के या फिर एफर्ट्स करने के बाद ही मिलेगी? ये डिफाइन कैसे होता है? कोई भी बच्चा अपने ऊपर सोच ही नहीं पाता कि वो क्या है। लोग आज तक ज़्यादातर यही इसी चीज़ से परेशान है कि उनको यही नहीं पता कि वो क्या है अंदर से, या वो क्या करना चाहते हैं। बच्चों पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले पेरेंट्स ने कुछ सिखाया, फिर स्कूल में टीचर्स ने कुछ सिखाया, फिर वो चीज़ें करते हैं जो टीचर्स करवाना चाहते हैं उनसे, फिर वो चीज़ें करते हैं जो कभी उनके फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर वो चीज़ें करते हैं कि उनके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं इसलिए वो करते हैं। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, हमारे हिसाब से तो बिज़नेस सबसे बेस्ट है तो ये करना चाहिए, या जो भी जिस भी चीज़ में वो बेस्ट रहे होंगे वो गाइड करते हैं। बिल्कुल है। क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या है? क्योंकि अगर हम लोग डेट्स की बात करें या राशि का जैसे बात कर रहे हैं, डेट राशि दोनों मिला लें, तो सेम डे पे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे उस टाइम हाँ पे। हाँ तो क्या सेम एनर्जी सबके पास में होगी? मतलब ये अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें हाँ तो हाँ 10% लोग आएंगे हाँ जिसका हाँ मूलांक 2 होगा। हाँ। वो जो एआई के एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एआई बेस्ड एप्लीकेशन हैं, क्या वो एक्चुअल में सच बता रहे हैं? बट अगर आप रियल लाइफ में भी आप इतने सारे लोगों से कनेक्ट करके देखो, तब भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। 3 प्रॉब्लम्स के अलावा किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है: रिलेशनशिप्स, हेल्थ और मनी। जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं उनमें, और जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उन दोनों में ये डिफरेंस रहता है, जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं वो अक्सर ज़िंदगी से नाराज़ रहते हैं। आप एक चीज़ सोचो, आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली है, आप इस दिमाग से, इस इन हाथ से, इनका यूज़ करके आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो एक कोने में पड़े हुए हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बस अपना आज देखते हैं कि हमें अगर आज 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो ठीक है, और अगर कल नहीं मिल रही है तो फिर वो कल परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो वहीं दूसरी तरफ जब जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो ऐसा हो जाता होगा कि मेरा नाम होगा, मुझे लोग जानेंगे आगे चल हाँ करके, हाँ वो भी तो हाँ। अपने बारे में ही सोच रहे हैं फिर। तो फिर एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट कि प्रिडिक्शंस करना कि आपकी लाइफ में कोई बहुत चमत्कार होगा या नहीं होगा। इससे पहले एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में है कि जब आप जन्म लेते हो इस धरती पे, तो आप कुछ क्वालिटीज़ के साथ, कुछ चीज़ों के साथ, कुछ वाइब्रेशंस के साथ, कुछ एनर्जी के साथ बॉर्न होते हो जो आप लेके आते हो। एक पर्सन होता है जिसको लगता है कि उसके पेट के अंदर चूहा है, वो बहुत सारी जगह गया, वो क्या, क्योंकि उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला उससे, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं, बस उसको ऐसा लगता था। लेकिन वो एक बार एक गुरुजी के पास गया जो कि बहुत फेमस थे, और उन्होंने बस ये विश्वास दिला दिया उसको कि हाँ ऐसा सच में है, और तुम ये करो, 2 घंटे तक या 3 घंटे तक कुछ खाओ मत और सिर्फ ये वाला पानी पियो। नॉर्मल पानी था, उसमें कुछ था भी नहीं, पर उन्होंने बोला कि इस नदी से जाके ये पानी पियो तो तुम ठीक हो जाओगे। एंड वो वाकई में 2 दिन के बाद वो ठीक हो गया। सो गुड टू हैव यू, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शुरुआत करते हैं आप ही की स्टोरी से। कहाँ से, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? बॉर्न एंड बॉट अप मेरा पंजाब से है, एंड मेरे फादर एक बिजनेसमैन है। तो पंजाब के किसी गांव से या फिर? लुधियाना से। लुधियाना से। मैं अपनी फैमिली की सबसे एल्डर चाइल्ड हूँ, इवन इन द फैमिली, क्या कह सकते हो, पूरे ख़ानदान में मैं ही सबसे बड़ी हूँ। एंड फिर इसके लिए मुझे चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े इस तरीके से कि जब मैं 12th के बाद दिल्ली आने की कोशिश कर रही थी, तो दिल्ली की ना इमेज एक बाहर बहुत ऐसी है कि अरे नहीं, इट्स वेरी डेंजरस, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए।
और एक न्यूज़ में हाईलाइट तो और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आता है। सो मैं दिल्ली आना चाहती थी, मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे कुछ मास कम्युनिकेशन का करना था, जो कि मेरी फैमिली में किसी को समझ में नहीं आया कि मास कम्युनिकेशन ये भी कोई कोर्स होता है। कि मास कम्युनिकेशन करना है, ये पता कैसे चला? एक्चुअली मुझे पता ऐसे चला कि मैं ना बहुत ही एंकरिंग में पार्ट लेती थी अपने स्कूल में, 9th में, 10th में, 11th 12th में। शुरू से ही मुझे एनुअल फंक्शंस में एंकरिंग में पार्ट लेना बहुत पसंद था, और किसी एक्टिविटीज़ में उतना मुझे वो नहीं था। एंड स्कूल में एक चीज़ और होती है MUN करके, जैसे वो स्पीकिंग क्लब होता है फॉर नेशनल लेवल कमेटीज़ के लिए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, और उसमें ये स्कूल लेवल पे होता है? हाँ, स्कूल लेवल के बच्चों को लिया जाता है, और अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके। तो उसमें से मैंने काफ़ी प्राइजेस जीते हैं और वो चीज़ें की। तो 11th में एक सेशन हुआ था वर्कशॉप के तौर पे स्कूल में, जिसमें वो आपको करियर गाइड करते हैं, बिकॉज वो स्कूल वाले भी समझते हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, बिकॉज स्ट्रीम चूज़ करने में भी बहुत मेहनत लग गई थी। मुझे तो स्ट्रीम चूज़ करने में भी ऐसा हुआ था कि घर वाले चाहते मेडिकल करो, और मुझे लगता था इतनी पढ़ाई और मैं कैसे होगा इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने स्ट्रीम भी अपनी मर्ज़ी से दूसरी चूज़ की। फिर वहाँ पे जब मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं ऐसा चाहती हूँ कुछ कि मैं बोलूँ और लोग सुने, बस मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ बोलने से रिलेटेड काम करना है, क्या करना है क्या नहीं ये नहीं पता था। फिर वो वर्कशॉप से रिलेटेड वहाँ पे एक मैम थी, और हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे उस टाइम पे, दीपक वोरा सर। वो हमारे MUN क्लब में आए थे, उन्होंने उस टाइम पे मुझे प्राइज़ दिया था इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था इस चीज़ के लिए कि मैं ऐसी ऐसी स्टडी करके और ऐसे ऐसे जा सकती हूँ। जब तक मैं लुधियाना में थी तब तक मुझे ये नहीं पता था कि एंकरिंग जैसी कोई फील्ड में स्कोप हो सकता है। अच्छा, यू वर टेकिंग पार्ट इन स्कूल एज एंकर, हाँ। बट आपको ये नहीं पता था कि कोई प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है उसमें? हाँ, वो सिर्फ एक न्यूज़ एंकर तक का पता था। और जब मैं पढ़ाई करने आई तब भी मुझे यही पता था कि शायद सिर्फ न्यूज़ एंकर ही होते हैं। तो मैं उनको ही देख के मोटिवेट होती थी कि मुझे ये करना है, ये बोलना है, ऐसे बोलना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो बोलते हैं और लोग सुनते हैं उन्हें। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे फैमिली वालों ने चलो मुझे ज़िद करके भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं भी ढीठ थी तो उनको मेरी बात माननी पड़ी। और बीइंग दिक्कत इसलिए भी आई क्योंकि मैं पहली चाइल्ड थी अपने उसके। कोई मेरी फैमिली में ऐसा कोई बड़ा था नहीं कि जो पहले गया और जो एक्सपीरियंस किसी ने किया हो, तो बड़ों को तो दिक्कत आती है सब चीज़ करने में। फिर मैंने चीज़ें की, एंड फिर मुझे यहाँ आके ये रियलाइज़ हुआ, मेरी फैमिली को हमेशा से ये था कि अगर मैं न्यूज़ चैनल में चली जाऊँगी तो पता नहीं कहीं मुझे किसी चीज़ से खतरा ना हो, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स में रिपोर्टर्स को कहीं पे भी जाना, पहले रिपोर्टिंग से शुरुआत करनी पड़ती है, एंकर सीधा नहीं बन जाता कोई। रिपोर्टिंग्स में कहीं पे भी जाना पड़ता है, किसी भी फील्ड में जाना पड़ता है, एंड उसमें कई बार पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं। तो वो मुझे सब चीज़ों से बचा के रखना चाहते थे कि मैं इसमें ना जाऊँ। ओके। तो फिर रिपोर्टिंग वाला करियर बना कि नहीं आगे? रिपोर्टिंग वाला करियर कभी नहीं किया मैंने, एक्चुअली रिपोर्टिंग कभी भी नहीं की। स्कूल में फील्ड में भेजते थे, कॉलेजेस में जो फील्ड में भेजते थे बस उतना किया, बट एज अ वर्क कभी नहीं किया। फिर मैं इसके दूसरे उसमें आ गई। अब एक्सपीरियंस तो मुझे इसका लेना ही था बिकॉज मैं जर्नलिज्म कर रही थी। तो एक शौक और था मेरा जो भी मुझे नहीं पता था कि ये भी एज अ करियर हो सकता है, वो था लिखने का शौक मुझे आज भी बहुत है और पहले भी बहुत था। तो लिखने का क्या, जैसे कोई लिटरेचर, कोई बुक्स, किस तरह? बुक्स टाइप नहीं, कोई शायरी, कोई पोएम, या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कहानी लिखवा दो, या कोई भी आप एक टॉपिक दे दो जो इसको आप बोल दो कि इसको अच्छे से स्क्रिप्ट में लिखना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखने का। तो फिर मुझे पहली जॉब की इंटर्नशिप मैंने की थी हिंदुस्तान टाइम्स में एज अ कंटेंट राइटर। तो मतलब ये दोनों ही काम एक तरह से पूरे हो गए। हाँ, जर्नलिज्म वाला भी हो गया एंड राइटिंग का भी आ गया इसमें। सो फिर मैंने बहुत टाइम तक डिफरेंट इंटर्नशिप्स की। न्यूज़ 18 में भी मैंने इंटर्नशिप की काफ़ी टाइम तक। लेकिन जब मैंने इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट किया और मैंने कॉलेज से ही मुझे समझ में आ गया था कि मुझे सिर्फ लिखने तक नहीं रहना है। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर वालों को कुछ प्रूव करना चाहती हूँ, और मैं मिड में रहना चाहती थी कि ना उनको ऐसा लगे कि हाँ हमारी बेटी पता नहीं क्या कर रही है, रिपोर्टिंग वगैरह जो उनको पसंद ना आए, और ना ही मैं अपने आप को वो करना चाहती थी डिसअपॉइंट। तो मैं मिड में एक फील्ड मैंने चूज़ कर ली कंटेंट राइटर की, जो दोनों को पसंद आ रही थी। पर मैं साथ साथ में एंकरिंग का एक्सप्लोर कर रही थी। किसी इवेंट में भी इंटर्नशिप की थी मैंने। एक इवेंट कंपनी है अल्फ्रेस्को इवेंट्स, वो साउथ दिल्ली में ही है। वहाँ पे मुझे इवेंट में इंटर्नशिप मिली, तो फिर मैंने वो चीज़ें की। अब वहाँ पे इवेंट कोऑर्डिनेटर से, जब मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर बनी थी वहाँ पे, तो मैं और लोगों को देखती थी यार, वो इवेंट कोऑर्डिनेटर में बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं जो अंदर की होती है इवेंट्स में।
कि कौन कितना चार्ज करता है, कौन कैसे सेटअप में कितने उसमें सेटअप हो जाता है, कैसे ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत सही चीज़ है, लोग 2-2 घंटे का लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं इवेंट में। तो इवेंट एज अ कोऑर्डिनेटर चार्ज कर रहे हैं वो लोग या फिर नहीं, जो लोग इवेंट करने आ रहे हैं, अच्छा ओके, इवेंट मैनेजर्स भी और जो लोग इवेंट परफॉर्म करने आ रहे हैं। आई वोंट से एनीथिंग, बट ऐसे मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखा था जिनका मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ यहाँ पे 2 घंटे आके बोलने का इतना चार्ज कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए। इवन मैंने कई एंकर्स को देखा था कि जो सिर्फ इवेंट होस्ट कर रहे हैं। एक बार मैं वहाँ पे गई थी, समथिंग इट्स अ डिबेट कॉम्पिटिशन, ये मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लिव इट। एक डिबेट कंपटीशन होता है, दिल्ली में ही होता है, वो दिल्ली के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ओके, तो वो बहुत फेमस है वो डिबेट कंपटीशन, मुझे भी बिल्कुल भी नाम नहीं याद आ रहा उसका। सो उस डिबेट कंपटीशन में एक एंकर आए थे जिनको कुछ नहीं करना था, जिनको हर 10 मिनट बाद बस एक नेम अनाउंस करना था कि आप स्टेज पे आके अपनी डिबेट वो करो प्रेजेंट। इट्स लाइक अ मास्टर ऑफ सेरेमनी जैसे। हाँ। एंड उस टाइम पे मेरे उनसे अच्छे कनेक्ट बने, मैंने उनसे बात की कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू वॉलंटियर ये वो, बिकॉज मैं ऐसी थी जो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, तो मैं लास्ट तक सिलेक्ट हो गई थी, ओके, 3rd स्टेज पे चली गई थी। एंड आफ्टर दैट आई विन ऑल्सो दैट डिबेट कॉम्पिटिशन। तो लास्ट तक आते आते उनसे एक अच्छा बॉन्ड हो गया था, बिकॉज लास्ट में सिर्फ 6 से 7 ही लोग रह जाते हैं जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो उनसे मैंने गाइडेंस ली, पूछी चीज़ें, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने मुझे उस टाइम में बताया कि ही इज़ चार्जिंग 65,000 फॉर पर डे, फॉर दैट इवेंट जिसमें उनको सिर्फ ये बोलना है कि आप हाँ अनाउंस करना है कि वो नाम। हाँ, वो भी इवेंट भी बहुत बड़ा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम का हो, 3 से 4 घंटे का ही था फॉर 65,000 पर डे। तो उस टाइम पे जब मैंने ये चीज़ सुनी, मैं कॉलेज 2nd ईयर में थी, बैचलर्स में, तो मुझे लगा अरे यार ये काम तो सही है, बहुत सही है। फिर मुझे उसी दिन से हो गया था कि नहीं, मुझे भी ऐसे ही बनना है और ऐसे ही करना है। एक पैसे का भी था, वैल्यू भी थी, उसमें फ्रीडम भी थी, सब चीज़ें थी जो एक इंसान को चाहिए होती है, रिस्पेक्ट भी थी। तो फ्रीलांसिंग वर्क हो गया ना कि आपको फिक्स टाइम तो नहीं देना। हाँ, एक फिक्स टाइम नहीं देना, दूसरा आप एक वैसी रिस्पेक्ट भी अर्न कर पा रहे हो जो आप एक शायद जॉब में नहीं कर पाते, एक अपनी पहचान बना पा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोने में छुपे हो काम कर रहे हो और आपको बस पैसों से मतलब है। मुझे वो भी इंसान कभी नहीं बनना था कि ठीक है बस मेरे पास पैसा है और वो कुछ उसका वैल्यू ना मिले मुझे, या फिर मेरी कोई पहचान ना बने, आइडेंटिटी ना बने, वो चीज़ नहीं चाहिए थी मुझे अपनी आइडेंटिटी भी बनानी थी साथ साथ में। और फिर वो जब मैंने देखा कि यार उस पर्सन की आइडेंटिटी है, बिकॉज लोग सुन भी रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है इतना पे कर रहे हैं तो वो किसी को भी ऐसे ही नहीं पे कर रहे हैं। तो पहला ब्रेक कैसे मिला आपको? पहला इवेंट मैंने एक NGO के लिए किया था, बिकॉज किसी ने मुझे गाइड किया कि आप NGO से शुरुआत करोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और NGOs अक्सर ऐसा कर देते हैं। तो पहला इवेंट लकीली मुझे पेड मिल गया, जो कि मुझे नहीं पता था कि लोग बोलते थे कि ऐसा आपको करना पड़ेगा फ्री में तभी आपको होगा। लकीली मुझे 5,000 का पहला इवेंट मिला था पेड एक NGO के लिए, और वो मैंने किया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर काम मिलता चला गया, प्रोफाइल जब बन गई थी एक बारी, मैं इवेंट कंपनीज़ में जहाँ पे मैंने पुरानी इंटर्नशिप्स की थी उनको मैंने बताया कि अब मैं ऐसे करने लग गई हूँ, तो उनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट था बिकॉज मैंने उनके अंडर काम किया था। फिर उसके बाद 2-3 इवेंट्स उन्होंने ही दिए मुझे। तो अब ये कितना टाइम हो गया इस चीज़ को करते हुए आपको, प्रोफेशनली करते हुए? प्रोफेशनली नियर अबाउट 3 years। 3 years। अब आप उस लेवल पे आ गए जो एनविजन किया था उस टाइम पे? अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी। दिस इज़ द बिजनेस जो इसमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है आपको एक अच्छी। हाँ, क्या लगता है आपको कि अगर किसी को इस तरह का कुछ स्टार्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? क्या सिर्फ एक किसी ऐसी कम्युनिटी में जुड़ जाओ जहाँ पर आप स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, फिर जाकर के आपको NGO वाले फ्री में इवेंट्स करने पड़ेंगे होस्ट, देन उसके बाद ही धीमे धीमे बिल्ड होगा, या कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एंकर्स की लाइफ जर्नी सुनी है, सबका कुछ ना कुछ अलग रहा है। मुझे एक ही सोल्यूशन समझ में आता है कि आप बाहर मार्केट में निकल जाओ, और कहीं से भी आपको समझ में आता है, किसी के सोल्यूशन समझ में आते हैं या कुछ भी आपका जितना भी आपको समझ में आता है, निकल जाओ, कहीं से भी आपको काम मिल रहा है, पहला इवेंट दूसरा इवेंट आप करो बस। और अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो आप अपनी ही वीडियो अकेले कमरे में रिकॉर्ड करो, चीज़ें करो, कुछ बात करो, एक कुछ प्रूफ रखो कि आप किसी को दिखा सको कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है बाई चांस, इवेंट होस्ट करने की वीडियो एक अपने अकेले रूम में कैसे कर पाएगा? अकेले इवेंट होस्ट भी करने की वीडियो नहीं, एक प्रोफाइल बनाने की वीडियो, जैसे आप किसी से मिलने गए और आप उनको बोल रहे हो कि मुझे एंकरिंग का काम चाहिए,
अब उन्हें नहीं पता कि आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, किस तरह से वो कर सकते हो। तो एटलीस्ट अगर आपने अपनी 1 मिनट की वीडियो शूट की जिसमें आप कुछ नहीं, अपना इंट्रोडक्शन ही दे रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, उस वजह से पता चल जाएगा कि इस इंसान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये इंसान कितना अच्छा बोल सकता है। तो एटलीस्ट आप उसको दिखा सकते हो कि देखो दिस इज़ माई स्किल एंड आई एम अ फ्रेशर एंड आई वॉन्ट टू वर्क, आप बस मुझे एक मौका दे दो। तो उसको रीच आउट किन लोगों को करना चाहिए? रीच आउट क्या इवेंट कंपनीज को रीच आउट करें या फिर आप किसी को भी corporates रीच आउट में? कर दो। कॉर्पोरेट्स में तो स्टार्टिंग में बिना एक्सपीरियंस के शायद कुछ नहीं मिलता, बट आप इवेंट कंपनीज़ को, आप स्कूल्स से भी स्टार्ट कर सकते हो कि स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन के लिए किसी को चाहिए, और अगर नहीं भी चाहिए तो अगर आप उन्हें अपनी स्किल दिखा के बोलोगे कि मैं फ्री में करना चाहता हूँ, तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा हो जाएगा कि आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। साथ ही साथ में आपका एक एंगेजमेंट का वो हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत सारे रहते हैं, और अगर आपने अपने एंगेजमेंट की वीडियो पहले ही उसमें बना ली प्रोफाइल में तो बहुत अच्छी रहेगी। बिकॉज इवेंट कंपनीज़ में एंकर्स का तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने अच्छे से वो एंगेज कर सकते हैं लोगों को। तो इसका जो आपने बताया कि एक तो प्रोफाइलिंग पे वर्क करना चाहिए किसी को भी, प्रोफाइलिंग पे प्रोफाइलिंग के पहला बाद में मतलब फिर इवेंट ढूंढना ही ऐसा चाहिए कि वो इस माइंडसेट से ना सोचें कि मुझे कमाना है। पहले वो अपना ये देखें कि मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी है। वो फिर सिर्फ स्कूल, कॉलेज, एनजीओ या आपके घर में कोई शादी है तो वही होस्ट कर दो, अच्छा कुछ भी कर लो। किसी भी तरह का कोई भी इवेंट बस होस्ट हाँ। करके उसकी प्रोफाइल में अपने बनाते रहो एंड हाँ। धीमे धीमे करके वो एक जब प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी तब आप कॉर्पोरेट में जा करके या इवेंट कंपनीज पे जा करके हाँ। बात कर सकते हो, देन यू कैन चार्ज वही, बिकॉज किसी को आप ऐसे बताते रहोगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव। जो आज की डेट में मार्केट में जो चीज़ बोलती है वो है आपका एक्सपीरियंस और आपका काम। यही सेम प्रोसेस आपने भी फॉलो किया था? हाँ, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैं किसी को बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ बोलने में तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी को मैं प्रूफ दिखाऊंगी बिना कुछ बोले कि ये देखो और मैंने आज तक 56 या इतने इवेंट्स होस्ट कर चुकी हूँ, तो वो शायद आगे से सवाल भी ना करे। वो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि अच्छा आप ये इवेंट होस्ट करोगे, कितना लोग हैं इसका। तो जो और आज NGO की वाला डेट में यही होता है। जो NGO वाला जो पहला इवेंट होस्ट किया था आपने 5000 रुपीज़ जिसके मिले थे, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग कंप्लीट आपने वीडियोस वगैरह बनाई थी उस engagement की? टाइम पे जो मैंने इवेंट किया था तो मैं एनजीओ में वर्क कर रही थी एज इंटर्नशिप, तो मैं उसके लिए कंटेंट्स लिखती थी अच्छा एनजीओ में। तो वहाँ पे उस टाइम पे वो बहुत सारे एंकर्स बुलाते थे बाहर से। तो एक बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं भी ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, और लकीली उन्होंने मुझे काम दे दिया। तो फिर मैंने वो चीज़ें की। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करी उसकी? हाँ, वीडियोस रिकॉर्ड करवाई मैंने वहाँ से मेरी प्रोफाइल बनी। उसके बाद अभी मैं जब पंजाब गई थी तो मुझे आइडिया आया कि यार ये चीज़ तो मैं अपने स्कूल में भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपने स्कूल में भी ये चीज़ की थी। वहाँ से अपना स्कूल में रिक्वेस्ट किया, एंड ऑब्वियसली स्कूल में थोड़ा सा आसान था बिकॉज मैंने कभी स्कूल चेंज नहीं किया था अपना। मैं 12 से साल किया, उससे भी ज़्यादा साल, बिकॉज फ्रॉम LKG नर्सरी सब मैंने एक ही स्कूल से किया। अच्छा तो वो एक बेस बना होता है आपका, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई, एंड वहाँ पे ही टीचर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो बोला था आप ऐसे जाओ। तो दे वर वेरी प्राउड कि अच्छा हमारा कोई स्टूडेंट दिल्ली गया वो ये चीज़ कर रहा है। तो उन्होंने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी MUN होस्ट करने की, एनुअल फंक्शन होस्ट करने की। तो जहाँ जहाँ से भी मेरे थोड़े बहुत भी कनेक्शन थे वहाँ से मैं लेती चली गई काम, और मैंने की चीज़ें। जैसे आपने मेंशन किया कि आप अभी इवेंट्स होस्ट करते हो एंड ऑल, इसके अलावा भी कुछ करते हो या यही अपना मेन प्रोफेशन आपने बना लिया है? नहीं, मेन प्रोफेशन ये नहीं है। मैं मल्टीटास्किंग की तरफ ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिलीव रखती हूँ। सो मैं एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ बहुत टाइम से। इवेंट्स एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, वंडरफुल, दोनों में। एंड ये चीज़ मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया, इवेंट से भी पहले। बट दिस इज़ समथिंग जिसके लिए मुझे इतना वो नहीं करना पड़ा कि किसी को प्रूफ नहीं करना पड़ा कि मुझे ये करना है, बिकॉज मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड वहाँ पे ऑलरेडी सबका बिलीफ सिस्टम होता है, एस्ट्रोलॉजी में सब में थोड़ा सा बिलीफ रखते हैं, रिचुअल्स में। सो ये चीज़ें मैंने सीखी थी प्रयागराज से। आप वैसे तो पंजाब सर्विस कर रहे हो, तो प्रयागराज फिर क्या? बिकॉज पेरेंट्स का बैकग्राउंड वहाँ से है, एंड एज़ कम्पेयर टू पंजाब उनको लगता है कि जो रूटेड चीज़ें उनकी हैं, तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है प्रयागराज में। वैसे भी वो मानी जाती है ऐसे ही, तीर्थों की सिटी, एंड संगम, 3 नदियाँ, स्पिरिचुअल में बहुत फेमस है प्रयागराज। तो वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी एस्ट्रोलॉजी की। मेरा कभी कोई प्लान नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में कभी भी जाऊँगी। ओके कभी भी कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं मेरे माइंड में। ये बस एक टाइम पे हुआ कि किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि एक गुरुजी हैं, आप उनसे मिलने जाओ क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। एंड उन्होंने बताया कि वो गुरुजी 112 ईयर्स के हैं उस टाइम पे, आज से 4 से 5 साल पहले। तो मैं बस इस एक्साइटमेंट से मिलने गई थी कि आज की डेट में भी कोई पर्सन इतनी उम्र का है, बिकॉज यूजुअली हम आजकल किसी को इतनी एज में नहीं देखते। तो मैं इस एक्साइटमेंट से गई थी। फिर मैंने उनकी हाइप बहुत देखी कि लोग उन्हें बहुत मानते हैं, इवन बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है वो। तो मैं बस किसी के साथ मिलने गई उनसे,
एंड उन्होंने जब मुझसे कुछ पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, बिकॉज लोग उनसे सोल्यूशन ही मांगने आ रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी और मुझे सच में उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या ही मांगूंगी किसी से, और इनसे या किसी से भी क्या ही मांगूंगी। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं ऐसे हाथ जोड़ के वैसे निकल गई। उन्होंने बाद में वो चीज़ें बुलाई जिनके थ्रू मैं गई थी, उनको बाद में बुलाया, वो बताया कि मैं इस बच्ची को कुछ सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज एट दिस एज, जब मैं 17-18 साल की थी और इसको कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, सो वो इस चीज़ से इम्प्रेस थे और वो ऐसा चाहते थे कि मैं कुछ सीखूं और वो मुझे कुछ सिखाएं। सिर्फ इतना सा कन्वर्सेशन हुआ था अपना उस टाइम पे हाँ, उनसे? वो 30 सेकेंड का कन्वर्सेशन था जो कि मुझे ध्यान में भी नहीं था। मुझे बस आई वॉज ब्लैंक कि मैं क्या ही मांगूंगी किसी से। सो क्या ये रीज़न था कि क्या ही मांगोगी, या कि मन में था कहीं बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि उस एज में कई बार होता है कि यार ये मुझे क्या ही दे देंगे, कभी ऐसा भी नहीं, मन में आया? वो चीज़ नहीं थी कि मुझे क्या ही दे देंगे। मेरा शुरू से ही ऐसा था कि आई एम द पर्सन जो बहुत ब्लेस्ड फील करता है। मुझे एक चीज़ जो मेरी फैमिली में मुझे शुरू से सीखने को मिली है कि आपने इस धरती पे इंसान का जन्म ले लिया, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती लाइफ में। एंड आपके हाथ पैर आँखें आपके सब सही सलामत है, इसके बाद अब भगवान भी कुछ नहीं करेगा। इसके बाद बस आपके जो कर्म आप अपने लिखते चले जाओगे, उसका फल आपको मिलता चला जाएगा। सो इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। तो आप किसी से कुछ भी मांगो, कुछ भी रो, कुछ भी गिड़गिड़ाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मैं किसी को अपने करियर का या कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में करियर के अलावा और कुछ नहीं था, और करियर का मुझे ये लगता था कि मैं किसी को बोल के क्या करूँगी, करना तो मुझे ही है एट द एंड। तो ये चीज़ें मुझे मेरे अंदर शुरू से ही थी और अब भी हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर में भी मैं यही बोलती हूँ कि मैं किसी में भी कोई जादू टोना या कुछ मंत्र नहीं फूंक दूँगी, चीज़ें करनी आपको ही हैं। और इस चीज़ की पावर में मैं बिलीव रखती हूँ जो हमारे भगवत गीता में और उसमें सिखाया गया है। कृष्ण जी ने खुद भी ये चीज़ कही है कि आप जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसे ही हो जाओगे। एंड हमारे हिंदू धर्म में जो हमारी वाणी की पावरफुल चीज़ें दिखाते हैं कि वाणी कितनी पावरफुल है, ये चीज़ें मैंने ज़िंदगी में खुद भी आजमाई हैं। वो जो पहले पुराणों में कहा गया है, आज की डेट में उसको मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशंस का नाम दे दिया गया है सब कुछ वहीं से आया सब हुआ कुछ चीज़ वहीं से आया हुआ है, क्योंकि कृष्ण जी ने भगवत गीता में बहुत पहले ही कह दिया था। और आपने अर्जुन का भी वो सुना होगा, जब कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन बोलता है कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। उसमें ये चीज़ थी, जब अर्जुन पूछता है कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ये सब तो पहले से तय हो चुका है और आपको ये सोचना है कि आप ऑलरेडी कर चुके हो ये सब चीज़ें। जीत आपकी है, आप विजय ऑलरेडी पा चुके हो, चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपको बस ये अब करना है। आप सिर्फ एक माध्यम हो ये चीज़ें करने का, ऐसा लेकिन सब कुछ पहले हो चुका है। आज की डेट में कोई इसको इतना पॉसिबल मानता है कि यार ये सब कुछ हो चुका है, आज इसको कैसे, अगर हो चुका है तो मेरे पास आज क्यों नहीं है, या अगर हो ही चुका है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब भी आज हो जाएगा, फिर तो ये भी तो माइंड में आ जाता है ना। आप देखो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस लाइफ में, ठीक है, किसी ने, भगवान मानो या कोई एनर्जी मानो या कुछ भी चीज़ आप मानो, आपको इस दुनिया में भेज दिया गया है। एंड आप जब इस दुनिया से जाओगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे, आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हो अपनी इस लाइफ में। आप एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ टीचर, एज अ कोई भी प्रोफेशन में हो आप, कोई बहुत सारे रोल है एक इंसान के, आप एज अ उसको परफॉर्मेंस ही दे रहे हो अपनी लाइफ में। लाइफ में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें आ रही हैं, आप उसको एज अ चैलेंजेस ले लो, एज अ लेसन ले लो, एज अ लर्निंग ले लो। एक चीज़ अगर आज मैं बहुत सारे लोगों से मैंने पूछी है जिसकी वजह से वो हील भी हुए हैं, कि अगर अभी 1 घंटे में आपको पता चले कि आपकी मौत होने वाली है, तो आप क्या मांगना चाहोगे? एंड 90% ऑफ द पीपल वर ब्लैंक। नहीं पता होगा, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। एंड जब उनसे मैं पहले बात कर रही होती हूँ तो उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है लाइफ में, लेकिन जब उनसे ये पूछ लो कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है तो आपको क्या चाहिए, तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कुछ 1-2 लोग होते हैं जिन्हें कुछ लोग चाहिए कि हाँ मैं अपनी माँ से या अपने किसी लोगों से मिलना चाहता हूँ, तो ये भी समझ में आया कि एट द एंड सुकून रिलेशनशिप्स में ही है। ओके। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मैंने यही सुना कि मैं इससे मिलना चाहूँगा या इससे थोड़ी देर रहना चाहूँगा या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा लास्ट में, बिकॉज और सब चीज़ें पा के तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब तो यहीं पे छूट जाना है। स्टीव जॉब्स की एक स्पीच थी, अगर आपने सुनी हो, कि व्हाट इफ दिस इज़ योर लास्ट डे ऑन अर्थ, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। उसमें उनका कहना था कि आई वुड लाइक टू क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर लाइफ टाइम। क्या ऐसा कहीं कोई पैटर्न आपको सुनने को मिलता है लोगों से कभी कुछ? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनको मरने के बाद भी याद रखा जाए, पहचान बनानी, पर ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में जो ये चाहते हैं। बिकॉज
इतने सारे लोग अपने अपने में इतने उलझे हुए हैं ना, लोगों को लगता है कि पहले हम अपने लिए तो कुछ कर लें, बाद में दूसरों का देखेंगे। इस माइंडसेट के भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। तो इतने सारे लोगों से आप मिलते हो, उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे, क्योंकि डिस्कशंस आपके बहुत सारे होते होंगे उनके साथ में, तो क्या लगता है कि जो ये लोग सोचते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं उनमें, और जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उन दोनों में ये डिफरेंस रहता है, जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं वो अक्सर ज़िंदगी से नाराज़ रहते हैं, बिकॉज वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरा गुजारा हो जाए किसी तरह, ये हो जाए वो हो जाए। आप एक चीज़ सोचो, आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली है, आप इस दिमाग से, इन हाथ से, इनका यूज़ करके आप क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। जिन्होंने बहुत कुछ किया उनके पास भी यही था, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके पास भी यही था, लेकिन वो एक कोने में पड़े हुए हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बस अपना आज देखते हैं कि हमें अगर आज 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो ठीक है, और अगर कल नहीं मिल रही है तो फिर वो कल परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो वहीं दूसरी तरफ जब जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो ऐसा हो जाता होगा कि मेरा नाम होगा, मुझे लोग जानेंगे आगे चल करके, वो भी तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं फिर। तो फिर आप ये देखो ना, जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो अपने सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं, ना कि फाइनेंशियल चीज़ों में। और जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल उसमें बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। और जो इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल रेवेन्यू से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें अपनी पहचान भी बनानी है। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ठीक है मुझे महीने का इतना रुपए आ रहा है और मुझे खाने को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मेरे पास एक अच्छा घर है। वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हट चुके हैं। उन्हें अपनी लाइफ में उनको लाइफ की वैल्यू रियलाइज़ हो गई है कि मुझे एक लाइफ मिली है जिसमें मुझे कुछ करना है, एंड अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में, ताकि मरते वक्त मुझे कोई रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मैं बस एक कोने में पड़ा रहा। वो चीज़ भी बहुत कम लोगों के अंदर आती है। ये रियलाइजेशन ही बहुत कम लोगों के अंदर है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी या फिर पामोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पामिस्ट कहते हैं? पामिस्ट्री। हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी, ये तीनों चीज़ें आप देखते हो, करते हो लोगों की। क्या लोग आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं? वो जिनको पहले से विश्वास होता है इस चीज़ में, या फिर आप उनको विश्वास दिलाते हो? क्या किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं, क्या कैटेगरी होती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे मिथ्स भी सुने हैं इससे रिलेटेड, कि लोग कुछ भी बोल देते हैं, कई बार कुछ गलत भी करते हैं लोग, अपने पैसों के लिए बोल देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। यूजुअली वो कॉमन 4-5 बातें होती हैं जो सबके लिए फिट हो जाती हैं, तो वो बोल देते हैं। तो आपके साथ में क्या है, किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं आपके पास में? कुछ तो मेरे पास आते हैं जिनको पहले से बिलीफ होता है इन चीज़ों में बहुत, एंड कुछ होते हैं जिनको बिलीफ नहीं होता लेकिन वो अपनी लाइफ से परेशान होते हैं, इसलिए बस वो आजमाना चाहते हैं। अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं तो आपको लगता है कि कोई भी मिल जाए जो मेरी लाइफ ठीक कर दे। एंड कुछ लोग कभी ऐसे ही टेस्ट करने वाले भी आते हैं कि ऐसे तो मैं बिलीव नहीं करता इस चीज़ों में, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये होता क्या है इससे। ये जो रेशियो है, कभी एग्जामिन किया है कि कौन से लोग ज़्यादा होते हैं इन तीनों में से? ज़्यादातर लोग तो यही होते हैं जो प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं। प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। हाँ। वो हो सकता है फ्रेंड से बात कर रहे हो या किसी भी कंसल्टेंट से बात कर रहे होंगे, तो उन वही एक आप भी हो जो उसकी हेल्प कर सकते हो। हाँ, तो उनको ये चीज़ होता है। तो अब इसमें लोग बिलीव कैसे करते हैं कि मैं उनको जब एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आपको करनी चाहिए। एंड सबसे पहली बात तो मैं लोगों को उनके माइंड की, उनकी ही वाणी की पावर रियलाइज़ करवाती हूँ कि मैं आपको कुछ भी बोल दूँ, आपकी कुंडली हो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप अपने आप को ये सोच के बैठे हो दिमाग में कि नहीं मुझे ये करना है और ये करना ही नहीं है, या मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो बीमार हूँ, ये हूँ, तो फिर वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी कभी भी। अफर्मेशंस जिसको कहा गया है, हाँ। कि आप, आपके मुख पे सरस्वती का वास होता है कि आप जो बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। अब वो आप सच बोलोगे तो सच हो जाएगा। एक बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप के लिए, बिकॉज जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। एक पर्सन होता है जिसको लगता है कि उसके पेट के अंदर चूहा है। वो बहुत सारी जगह गया, वो क्या, क्योंकि उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला उससे, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं, बस उसको ऐसा लगता था। लेकिन वो एक बार एक गुरुजी के पास गया जो कि बहुत फेमस थे, और उन्होंने बस ये विश्वास दिला दिया उसको कि हाँ ऐसा सच में है, और तुम ये करो 2 घंटे तक या 3 घंटे तक कुछ खाओ मत, और सिर्फ ये वाला पानी पियो। नॉर्मल पानी था, उसमें कुछ था भी नहीं, पर उन्होंने बोला कि इस नदी से जाके ये पानी पियो तो तुम ठीक हो जाओगे। एंड वो वाकई में 2 दिन के बाद वो ठीक हो गया, बिकॉज उसको लगा कि किसी ने मुझ पर विश्वास किया एटलीस्ट, और ऐसा था। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप ये चीज़ खुद भी रियलाइज़ कर सकते हो कि अगर आप बीमार नहीं भी हो ना, और अगर आप अपने बोल नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, तो आप दूसरे दिन वीक फील करने लग जाओगे। हालांकि आप अगर टेस्ट कराने जाओ तो आपकी रिपोर्ट्स में निकलेगा कुछ भी नहीं,
लेकिन ऐसा आप अपने आप को सोच रहे हो तो होता है ये चीज़ें। तो आपको लगता है कि क्या सच में अगर कोई बीमार हो, टेस्ट में भी आ रहा है, कि वो भी ठीक हो सकता है ऐसे? जो प्रॉब्लम्स फिजिकली हैं आपके अंदर वो तो रहेंगी, लेकिन बोलने से और सोचने से ये प्रभाव पड़ेगा उसका कि आप चीज़ें करने के लिए सक्षम हो जाओगे। मतलब मान लो अगर आपको कुछ हुआ है और डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि आपको 2 महीने बेड रेस्ट पे रहना है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, बेड रेस्ट पे आप रहोगे तो क्या करोगे, आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ को फील कर रहे हो, उसी चीज़ को सोच रहे हो, कर रहे हो, वो चीज़ें और बढ़ेंगी ही। लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो कि नहीं मुझे काम करना है, चीज़ें करनी है, आप दोनों चीज़ को आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा लाइफ में। आप कुछ प्रिकॉशंस भी लो जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें भी करो, हेल्थ का ध्यान रखो, लेकिन साथ में अपने आप को नेगेटिव एनर्जी मत आने दो। आप एक कमरे में बंद मत रहो, आप चीज़ें करो अपने लिए, बाहर निकलो, सब कुछ करो। तो इससे ये होगा कि आपको जब आप अपने आप को बीमार फील नहीं कराओगे कि आप बीमार हो, आपके साथ कुछ हो गया है, तो वैसे दुनिया भी आपके साथ वैसे एक्ट नहीं करेगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस एस्ट्रोलॉजी पार्ट, शायद लाइफ की जब मैंने जब अपना होश संभाला तब से अपने लिए अगर देखें ना, तो एस्ट्रोलॉजी को भी मैंने भी बहुत उतने विश्वास से नहीं देखा कि हाँ, कई बार मुझे लगता है कि होता क्या था कि हमारे घर में रोज़ न्यूज़पेपर आता था, पापा का एक रूटीन था शुरू से ही, वो सुबह के 1.5 से 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उस टाइम पे जब हम लोग भी साथ में बैठे तो न्यूज़पेपर सामने आ जाता था, और मैगजीन हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पूरा न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं थे, और मैगजीन पे राशि फल और वो रोज़ निकलता था, पढ़ते थे। मुझे क्योंकि अपनी राशि पढ़ते थे तो फिर लगता था यार ये प्रॉब्लम्स है, हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये अच्छा है, और हो जाता तो लगता था कि हाँ विश्वास हो गया। फिर एक दिन नज़र पड़ी कि मैंने सोचा आज सारी राशि पढ़ के देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ही घुमा फिरा करके सब राशियों में उन्होंने वही लिख रखा था कि आपके साथ में ये खराब हो रहा है, वो सही हो रहा है। 12 राशियाँ, सब में किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन ऑलमोस्ट सब में सेम था। नहीं तो 2-3 नाम चीज़ें थी जो उन्होंने पूरे 12 में फिक्स कर रखी थी। तब से मेरा थोड़ा सा ध्यान वहाँ से हटने लगा कि मैंने शायद उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर, फोकस नहीं किया। देखिए चीज़ ऐसी है कि अब आप इसको राशि के उससे देखें तो बात अलग है, बट अगर आप रियल लाइफ में भी आप इतने सारे लोगों से कनेक्ट करके देखो तब भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। सिमिलर प्रॉब्लम्स कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 प्रॉब्लम्स के अलावा किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और मनी। ओके। इसके अलावा कोई चौथी प्रॉब्लम मुझे दिखती भी नहीं है कि किसी की लाइफ में मैंने कभी सुनी भी नहीं है इतने लोगों को कंसल्ट करने के बाद। मतलब या तो लोग अपने परिवार में, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स है किसी के साथ में, या किसी की हेल्थ सही या ख़राब नहीं, मतलब वो डिफरेंट है, या फिर पैसे, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम्स है। हाँ, बस इसी चीज़ से प्रॉब्लम है लोगों को, और हर राशि में यही दिक्कत है, हर लोगों से ये दिक्कत है। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट कि प्रेडिक्शंस करना कि आपकी लाइफ में कोई बहुत चमत्कार होगा या नहीं होगा। इससे पहले एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में है कि जब आप एक बॉर्न होते हो, जब आप जन्म लेते हो इस धरती पे, तो आप कुछ क्वालिटीज़ के साथ, कुछ चीज़ों के साथ, कुछ वाइब्रेशंस के साथ, कुछ एनर्जी के साथ बॉर्न होते हो जो आप लेके आते हो साथ में। जैसे आप देखोगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको तो कुछ नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो इनबिल्ट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रोते हैं, कुछ बहुत हंसते हैं, कुछ शुरू से ही बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि वो किसी के पास भी चले जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपनी मम्मी के पास जाएंगे, अपने पापा के पास भी नहीं जाएंगे, इतना रोते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होती हैं कुछ ना कुछ। कुछ बच्चे शुरू से ही बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे शुरू से डरपोक होते हैं। वो इन्वायरमेंट भी दोनों का सेम होता है, आप देखोगे। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आए, मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या है? क्योंकि अगर हम लोग डेट्स की बात करें या राशि का जैसे बात कर रहे हैं, डेट राशि दोनों मिला लें, तो सेम डे पे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे उस टाइम पे। तो फिर क्या डिफरेंसेस है कि क्या वो सब सेम है? ऐसे आते हैं कि आप जैसे यूनिवर्स में प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, ओके, हर टाइम पे एक डिफरेंट एनर्जी है यूनिवर्स में, और उस टाइम पे जिस टाइम पे आप बॉर्न हो रहे हो उस टाइम पे एक डिफरेंट एनर्जी है। उस टाइम पे शायद और भी बच्चे बॉर्न हो रहे होंगे। हाँ, तो क्या सेम एनर्जी सबके पास में होगी? जगह का भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्लेस में हो। अच्छा। जैसे अब मैं पंजाब की बात करूँ और किसी साउथ में बात करूँ तो वेदर का, रेडिएशंस का, सबका फ़र्क बहुत अलग अलग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जो ट्विन्स पैदा होते हैं, जो सेम जगह पे, सेम एनवायरनमेंट में, सेम टाइम में पैदा होते हैं, उनमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ये भी एक रीज़न बट कहीं ना कहीं फिर अपब्रिंगिंग की वजह से वो दोनों डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो मैं वही बताई थी आपको कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप कुछ चीज़ों से वो होते हो, लेकिन क्या होता है जब एक इंसान बड़ा होता है, जब बच्चे को जैसे समझ आने लगती है 2 साल 3 साल से, फिर वो एक बच्चा 18 साल तक तो आप कम से कम मान ही लो कि कोई भी बच्चा अपने ऊपर सोच ही नहीं पाता कि वो क्या है। लोग आज तक ज़्यादातर इसी चीज़ से परेशान है कि उनको यही नहीं पता कि वो क्या है अंदर से, या वो क्या करना चाहते हैं।
बच्चों पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले पेरेंट्स ने कुछ सिखाया, फिर स्कूल में टीचर्स ने कुछ सिखाया, फिर वो चीज़ें करते हैं जो टीचर्स करवाना चाहते हैं उनसे, फिर वो चीज़ें करते हैं जो कभी उनके फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर वो चीज़ें करते हैं कि उनके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं इसलिए वो करते हैं। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है हमारे हिसाब से तो बिज़नेस सबसे बेस्ट है तो ये करना चाहिए, या जो भी जिस भी चीज़ में वो बेस्ट रहे होंगे वो गाइड करते हैं। बिल्कुल है। तो वो चीज़ों से इंसान इतना ज़्यादा बन जाता है कि एक टाइम पे एक इंसान के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, जब उसको लगता है कि एक टाइम बाद जब इंसान समझदार होने लगता है, दुनिया में आने लगता है, तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हम्म, या जो मुझे करना है वो नहीं है ये चीज़। क्योंकि वो शायद बाहर की आवाज़ ही सुन रहा था अब तक। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी एक वही चीज़ है जो आपको बस ये रियलाइज़ करवाती है, या फिर आपको इस चीज़ की पहचान जानने में हेल्प करती है कि आप किन चीज़ों से बिल्ट हुए थे, या आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, आप किन चीज़ों को लेके बॉर्न हुए थे, और आपको क्या करना चाहिए, एंड किस अपने अंदर की आवाज़ें कैसी सुननी चाहिए। वो चीज़ आपको एस्ट्रोलॉजी बिलीव करवाती है, क्योंकि आप एक बड़े होते एक एनवायरनमेंट में जब आप इतना ज़्यादा रहते हो, आपको ये रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है कि आपको चाहिए क्या था। एंड आप देखोगे मोस्टली लोगों को ये बहुत धक्के खाने के बाद, या जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तब समझ में आती है कि ये मेरे उसकी चीज़ नहीं हो रही है। तो सेम कॉन्सेप्ट फिर पामिस्ट्री पे भी होता होगा, राइट? हाँ, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी ये यही चीज़ें हैं। कुछ डेस्टिनी आपकी लिखी हुई है जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपका बॉर्न टाइम है, आपका डेथ टाइम है, आपकी लाइफ कितनी लंबी रहेगी ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये कुछ डेस्टिनी है। आपको कौन से लोग कब कहाँ मिल जाएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। कई बार आप देखते होगे, ये सबकी लाइफ में होता होगा कि इंसिडेंटली कभी किसी से ऐसी दोस्ती हो जाती होगी जिसने सोचा ही नहीं होगा कि ये भी कोई, इससे भी कभी कोई दोस्ती हो जाएगी। ये चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं कि आपको कौन मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन ये चीज़ डेस्टिनी में नहीं लिखी होती कि आप एक बहुत बड़े राजा बनोगे और ऐसा ही होगा। भगवान ऐसा किसी को नहीं भेजता कि इसको तो मैंने राजा बनाने के लिए भेजा और इसको मैंने भिखारी बनाने के लिए भेजा है। ऐसा कुछ किसी की ज़िंदगी में नहीं होता। और ये सब आपके कर्म के ऊपर और आपकी सोच के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड होता है। अब अगर कोई इंसान बोले कि मैं तो रोज़ ये चीज़ें कर रहा हूँ, सोचता हूँ कि मैं ऐसे बड़ा बन जाऊँ, लेकिन वो सारा दिन फ्री बैठ रहा है और मेहनत ही नहीं कर रहा बाहर जाके, तो वो कैसे बनेगा कोई। अब ऊपर से भगवान तो ये नहीं कहेंगे नहीं मैंने तो इसकी कुंडली में ये लिखा था, अब तो मुझे इसे देना ही पड़ेगा। तो कैसे ये डिफाइन होता है कि कौन सी चीज़ कुंडली में या फिर पहले से लिखी हुई है और कौन सी चीज़ हमें मेहनत करने के या फिर एफर्ट्स करने के बाद ही मिलेगी? ये डिफाइन कैसे होता है? ये डिफाइन बहुत सिंपल वे में होता है। जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है अपनी, वो पाना आपके ही हाथ में है, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो डेस्टिनी है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि कोई बंदे, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो क्या ये पहले से लिखा होता है कि ये बंदा इंट्रोवर्ट है? क्योंकि बहुत बेसिक एज से, क्लास मतलब मे बी 1 या 2 साल की एज से भी बच्चों को कई बार दिख जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा है या फिर एक्सट्रोवर्ट सा है, वो दिख जाता है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये कहीं ना कहीं चीज़ें लिखी होती हैं एंड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। जिस टाइम पे आप बॉर्न होते हो, जिस स्टेट पे आप बॉर्न होते हो, जिस नक्षत्र में आप बॉर्न हो रहे हो, उस टाइम पे ऐसे ही लोग, उनके अंदर वो कुछ क्वालिटीज़ आती ही आती हैं। ये चीज़ होता ही है। बट एफर्ट्स के बाद में वो एक इंट्रोवर्ट बंदा एक्सट्रोवर्ट बन सकता है, ऑब्वियसली वो चेंज किया जा सकता है। हाँ, कितने लोग चेंज होते हैं। अब अगर कोई मुझे कहे तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी जब मैं घर पे रहती थी, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, लेकिन अब मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती। बहुत अच्छे कन्वर्सेशन हुए श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मुझे लग रहा है कि हम लोग की जो बातें चल रही है ना, ये सिर्फ 1 या 2 एपिसोड की चीज़ें नहीं है। हाँ, ये बहुत इस डीप पे चीज़ है कंप्लीट एक्चुअली। सीरीज भी बन सकती है, जो कि 2-3 एपिसोड से मुझे लगता है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे, कुछ सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे, इस पे भी बन सकते हैं। ये वाले एपिसोड को भी कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में ही जाए, एक सिंगल पार्ट में लोग इसको नहीं देख पाएंगे, तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। प्लस आगे के लिए भी मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग 2-3 एपिसोड्स और शूट करें फॉर श्योर, इसी से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी पे हो, एक टॉपिक पामिस्ट्री पे हो, सेकंड थर्ड वन इस न्यूमरोलॉजी पे हो, बिकॉज ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अभी जो भी थी।